जय हिंद दोस्तों। आज जो ये क्लास हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2019 में जो हमारा एमसी सेंटर लखनऊ में कैसा पेपर वहाँ पे आया था। यानी जितने भी क्वेश्चन वहाँ पूछे गए वो सारे क्वेश्चन के हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये यहाँ पता चल जाता है कि हमारा जो पेपर वहाँ पे होता है, यानी हम जिस एग्जाम की वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे वहाँ पूछे जा रहे हैं, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी आगे की वहाँ पे तैयारी कर सके। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने आपको बता रखा, जो ये 100 सेट यहाँ पे कराने वाला हूँ, यहाँ पे आज ये 9वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग चालू कर रहे हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से वहाँ पे तैयार कर लिए और जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई सारी चीजें अगर आप वही फॉलो करते हुए वहाँ पे चलते हो, तो आप जब भी अपने एग्जाम में वहाँ बैठोगे आपके एग्जाम में बिल्कुल वहां पे क्वेश्चन आएगा। ये मान चलना सेम यही लेवल आपके भी पेपर में वहां पे रहेगा। अगर प्रेजेंट टाइम पे आप ये जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दे रहे हैं, अगर आप 35 क्वेश्चन तक यहाँ पे सही कर पा रहे हैं, तैयारी मान चलना सही चले। लेकिन जो आपको फाइनल टारगेट हमेशा आपको क्या लेके चलना है, 42 क्वेश्चन कैसे भी वहां पे सही करने। अभी यहाँ से आपको क्लियर हो ही जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। और आप यहाँ पे ये मान चलना आप पेपर हॉल में वहां बैठे हुए हो और देखना कितना स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। और दोस्तों ये जो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी ये सेट में करा रहा हूँ, सारे आपको जो एप्लीकेशन एनए वाला है वहां पे आप सीधा प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे एप्लीकेशन आ जाएगा। वहां पे ये सारी पीडीएफ वहां पे मैं डाल दूंगा, आपको क्वेश्चन नोट करने की भी जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या चीजें हमसे और यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करता हुआ वहां पे चलूंगा। एक क्वेश्चन जो पहला पूछा गया कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन वहां पे हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कई सारे बच्चों के आंसर आने भी स्टार्ट हो गए। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे सीधा सीधा फोकस यहाँ पे करेंगे और अपना टारगेट अभी जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 35 कम से कम आप मान के यहाँ पे चलिएगा। चार ऑप्शन हमारे क्या दिए गए वहां पे, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन दिखा सीधा, तो आपको राइट आंसर क्या मानना है, सीधा सीधा कहोगे सर हम तो बताएंगे राजा राम मोहन राय का नाम बताएंगे, यानी ऑप्शन बी में हम यहाँ पे टिक करके वहां पे आ जाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। अब देखो जो ये राजा राम मोहन राय हैं, इनसे और भी कई चीजें वहां पूछी जा सकती हैं। एक तो यही सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ये ब्रह्म समाज की स्थापना कौन से वर्ष में वहां पे की गई थी, यही सीधा पूछ लेता। आप यहाँ पे लिख लेना 1828, ये डेट वहां पे याद कर लेना, जो कि सामाजिक सुधार और आंदोलन का प्रमुख हिस्सा आपका वहां पे हो जाता है। अब देखो ये जो राजा राम मोहन राय हैं, इनके बारे में दो चीजें और आपको पता होना चाहिए। एक ये पता होना चाहिए, अगर आपसे कभी ये पूछा गया कि आधुनिक भारत का, क्या पूछा गया, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तब भी आपको इन्हीं का नाम वहां पता होना चाहिए। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ पुनर्जागरण का, पुनर्जागरण का अग्रदूत अगर आपसे पूछ लिया गया, तब भी आप इनका नाम ही आपको पता वहां पे होना चाहिए। एक चीज इनके बारे में ये याद कर लेना कि इन्होंने आत्मीय सभा, क्या बताओगे यहाँ पे, आत्मीय सभा, अगर क्वेश्चन पूछा गया आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कब वहां पे की थी, तो वर्ष आप याद कर लेना 1815, जो कि आपका ब्रह्म समाज का पूर्ण नाम ही ये था। ये जो आपका ब्रह्म समाज है इसका पूर्ण नाम क्या हो जाएगा, आत्मीय सभा, ये आपका हो जाएगा। ये सारी चीजें इनके बारे में वहां पूछी जाती है और ये सब चीज आपको पता भी वहां पे होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहां पूछा गया महाबोधि मंदिर परिषद के जीवन से सीधा संबंध कौन वहां पे रखता है, मुगल शासक, सिख शासक, भगवान बुद्ध या जैन तीर्थकार। तो यहां से आप सीधा सीधा जैसे ही क्वेश्चन आया आपका माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि पेपर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सीधा सीधा आपने क्या किया, भगवान बुद्ध बोल दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो गया। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो महाबोधि मंदिर है इसका निर्माण आखिर किसने वहां पे कराया था, तो यहाँ पे क्या बताओगे, इस मंदिर का निर्माण अशोक ने वहां पे कराया था, जो कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले शासक भी आपके वहां पे हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले शासक कौन हो जाएंगे, अशोक का नाम आपको वहां पे पता वहां पे होना चाहिए। और गौतम, जहां भगवान बुद्ध थे यहाँ पे, इन्होंने 49 दिन यहाँ पे ध्यान किया और यहाँ पे निर्वाण भी आपका प्राप्त किया। इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अक्सर इससे रिलेटेड भी कई सारे चीजें हमारे पेपर में पूछ ली जाती हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं और कई तरीके से भी और क्वेश्चन वहां पे बनते हैं। चार ऑप्शन हमारे क्या दिए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरोजनी नायडू हो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो गए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिखा तो आपका नाम सीधा याद आना चाहिए, हम कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे वही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं, और जो ये 100 सेट में कराने वालों, अगर आपने ये अच्छे से यहाँ पे तैयार कर ले तो ये मान चला जब आपके पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे या तो इससे रिलेटेड ही वहाँ पे आ जाएंगे, या फिर जो मैं पॉइंट है आपको बता रहा हूँ वहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में होता है। तो आपको ऐसी वहाँ पे तैयारी भी करनी है अगर आपको एग्जाम वहाँ पे क्लियर होना है तो, क्योंकि होता है क्या ना, बच्चे बहुत सारे वहाँ पे तैयारी करते हैं उन्हें ये नहीं चीजें पता होनी चाहिए कि हम क्या चीज तैयार करें कि अपना एग्जाम वहाँ पे क्लियर हो जाए। तो जो चीज बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप फॉलो करते चलना, जब भी आपका पेपर लगेगा पेपर क्वेश्चन वहाँ पे दिखेंगे। देखो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ चीजें और वहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले ये याद कर लेना कि इन्हें जो आपका दिया गया बिस्मार्क ऑफ इंडिया आखिर कहा किस वजह से जाता है। इसका रीजन ये था दोस्तों वहां पे कि इन्होंने क्या किया था, 562 जो आपकी रियासतें थी उनको क्या एकजुट किया, वहां पे उनको एक शामिल किया, इसी वजह से इनको बिस्मार्क की उपाधि वहां पे आपकी दी गई थी। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, दो चीजें और इनके बारे में याद कर लेना। कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ प्रथम उप प्रधानमंत्री, अगर कभी आपसे पूछा गया प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए, उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो किसका नाम आप बताओगे? सीधा बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बताना है। या कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ प्रथम गृह मंत्री का नाम हमें बता दो, तब भी किसका नाम आप बताओगे? तब भी आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ही बताओगे। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका ऑपरेशन पोलो था, ऑपरेशन पोलो के जरिए इन्होंने हैदराबाद जो था इसका विलय वहां पे कराया था, क्या बताओगे? हैदराबाद का विलय इन्होंने ही वहां पे आपका कराया था। इसके बाद एक चीज ये याद कर लेना कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने बार डोली सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह याद लिखना यहाँ पे, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, डोली बार डोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह जो यहाँ पे हुआ था इसका नेतृत्व यहाँ पे इन्होंने किया था। जहाँ पे था, क्या था कि जो किसानों के ऊपर जो वहाँ पे एक्स्ट्रा कर वहाँ पे लगाए जा रहे, उसका इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे नेतृत्व वहाँ पे किया था। अब ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने वहाँ पे किया था, किसका नाम पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया ये सत्याग्रह कब वहाँ पे हुआ था, तो 1928, ये चीज आपको भी पता वहाँ पे होना चाहिए। अब एक चीज इनके बारे में ये याद कर लेना कि जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में बनाई गई है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति भी वहां पे हो जाती है। तो कभी क्वेश्चन पूछा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पे बनाई गई, गुजरात बताना, और किसकी बनाई गई, इन्हीं की आपकी वहां पे बनाई गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे वहां पे जा सकते हैं। और इनको एक नाम उपनाम से और जाना जाता है, लौह पुरुष। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया गया कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा? आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी आपका वहां पे जाना जाता है। ये लौह पुरुष हो गया, बिस्मार्क हो गया, दोनों ही पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। अब ये बताओ भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब आपका मनाया जाता है? 13 मार्च, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 24 नवंबर? इसमें कंफ्यूज कभी ना होना, यहाँ पे राष्ट्रीय पूछा जा रहा है या अंतरराष्ट्रीय पूछा जा रहा है। एक चीज ये यहाँ पे याद कर लेना, क्या याद करोगे? देखो यहाँ दोनों चीज में लिखाई दे रहा हूं। अगर कभी आपसे यहाँ पे राष्ट्रीय पूछा गया, क्या पूछ लिया गया? राष्ट्रीय पूछा गया, या कभी अगर आपको अंतरराष्ट्रीय विश्व की वहां पे बात वहां पे हो गई, तो राष्ट्रीय वाले में डेट आप क्या याद करोगे? यहाँ पे याद करोगे 24 दिसंबर की डेट याद कर लेना, और विश्व वाले में याद कर लेना 15 मार्च। यहाँ पे क्या याद कर लोगे? 15 मार्च। इनमें कंफ्यूज ना होना, ये सीधा सीधा पूछेगा। ये बताओ यहाँ पे ये राष्ट्रीय वर्ड लिखा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा? तो हम कहेंगे क्या यहाँ पे, यहाँ सीधा कहेंगे 24 दिसंबर
आपका मनाया जाएगा। अगर यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय लिख जाता या फिर लिख जाता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का मनाया जाता है, तो अब हम क्या बताते, 15 मार्च यहाँ पे आपका बता देते। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये 24 दिसंबर को हमेशा मनाया जाता है, और जो कि आपका 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वहां पे लागू हुआ था, उसी की याद में हमेशा आपका ये मनाया वहां पे जाता है। तो ये दोनों याद करना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, इसमें कंफ्यूज ना होना, दोनों ही पेपर में आपके पूछे जाते हैं वहां पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था, जब उसका विरोध वहां पे किया गया था उसके बाद वहां पे क्या हुआ कि बताओ, विनिमय अधिनियम हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, या भारत सरकार अधिनियम आपका यहाँ पे होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया तो आप क्या बताओगे राइट आंसर? सीधा सीधा आपको बताना है, यहाँ पे रॉलेट एक्ट का ये नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वहां पे हुआ था, ये कब हुआ था, इसकी डेट वहां पे पूछी जाती है। तो डेट क्या आप बताओगे? ये हो जाएगा आपका 13 अप्रैल। क्या बताओगे? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में आपका हुआ था। जो किस वजह से हुआ था, वहां पे जो एक रॉलेट एक्ट वहां पे लाया था उसके विरोध में आपका यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ से कुछ चीजें और यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो वहां पे हुआ था, उसमें गोली चलाने का जो आदेश है ये किसने दिया था वहां पे? तो क्या नाम याद करोगे? तो वहां पे याद करना जनरल डायर का नाम। क्या पता वहां पे होना चाहिए? जनरल डायर का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। और जिसमें जितने निहत्थे लोग वहां बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, उनमें क्या हुआ, गोलियां सीधा चला दी गई थी वहां पे, और लगभग वहां पे आपके 379 से अधिक मौतें आपकी वहां पे हो गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ था? अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बताओ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वहां पे हुआ था, इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अपनी कौन सी उपाधि वहां पे अंग्रेजों को वापस वहां पे कर दी? एक चीज ये याद कर लेना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहां पे नाइटहुड, क्या बताओगे? नाइटहुड, नाइटहुड की जो इनको उपाधि वहां पे दी गई थी, इसको क्या किया था, वापस इन्होंने वहां पे कर दिया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड वहां पे हुआ था, इसके बाद कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक वहां पे, याद करना, एक आयोग हुआ था, यानी इसकी जांच के लिए कि आखिर गलती किसकी वहां पे थी, तो उस आयोग का भी आपका पूछा जाता है। तो वो आयोग क्या बताओगे? हंटर आयोग। क्या बताओगे? हंटर आयोग ने जांच वहां पे इसके बाद की थी। इसमें लेकिन क्या हुआ था, जो यहाँ पे जनरल डायर थे, इनको क्या क्या निर्दोष वहां पे घोषित कर दिया कि इनकी गलती वहां पे नहीं थी, इनको निर्दोष वहां पे दिया गया था। इसी के बाद में क्या होता, उधम सिंह जो इंग्लैंड जाते, वहां पे गोली मार के आते, बहुत लंबी कहानी वहां पे आ जाती है। तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछ, ये सारे चीजें याद कर लेना, कब ये हुआ, डेट याद कर लेना, किसने गोली चलाई ये याद कर लेना, लगभग कितने लोग मृत्यु हुई ये हुआ, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वहां वापस कर दी, और इसके जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन वहां पे हुआ, और इस गठन ने क्या बताया था कि जो आपका जनरल डायर है ये निर्दोष आपके वहां पे घोषित कर देता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र का भाग यहाँ पे नहीं पूछा गया। रेलवे है, डेयरी है, वानिकी है, खनन है, क्या नाम बताओगे यहाँ पे? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया तो सीधा सीधा बताना रेलवे। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये आपका 3 क्षेत्रों में डिवाइड है। कितने क्षेत्रों में? आपको 3 क्षेत्रों में आपका डिवाइड हो जाता है। देखो पहला क्या होता है, आपका क्षेत्र आता है प्राथमिक। पहला जैसे हो गया हमारा प्राथमिक, और प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका वो कृषि हो गया, खनन हो गया, वानिकी हो गया, या फिर आपका मत्स्य पालन हो गया, ये सारे किस में आते हैं? प्राथमिक में आते हैं। अब इसके बाद जो आपका द्वितीयक आता है, दूसरा क्या हो गया हमारा? द्वितीयक हो गया। इसमें क्या आता है, जैसे आपका उद्योग हो गया या फिर निर्माण करना, ये किस में आते हैं? द्वितीयक में आते हैं। और जो आपका तीसरा आता है, ये आता है आपका, जिसे तृतीयक में मान लो सेवाएं, तृतीयक में आप लिख सकते हैं सेवाएं, जैसे आपका परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया।
तो ये आपके क्या होते हैं, तीनों इसी में आपके वहां पे आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या कहेंगे, रेलवे इसमें आपका नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपने नोट्स ले रखे हैं ना, यकीन मान चलना जितने नोट्स ये आपके कंप्लीट यहाँ पे दिए गए, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट ये नोट्स आपके जो दिए गए, बस एग्जाम के पहले एक बार इनको तैयार कर लेना। जब एग्जाम में आप बैठोगे इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। और ये सारे नोट्स मैंने अभी आपको बताया, जो आपका एप्लीकेशन आने वाला है वहां पे ये सारे आपके अपलोड वहां पे कर दिए गए। अगर आपने ये कंप्लीट नोट्स वहां पे तैयार कर लिए तो आपके एग्जाम में ये मान चलना कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बस जितना टाइम बचा है अभी तैयारी करना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है ये आपका मान चलना अप्रैल या मई महीने में आपका हो जाएगा। तो बचे हुए टाइम पे अच्छे से वहां पे तैयार करना। और इसके 50 प्रैक्टिस जो प्रीवियस जितने भी आपके एनए के पेपर वहां पे हुए हैं सारे मैंने वहां पे अपलोड भी करा दिए, ताकि आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्योंकि जब आप उन क्वेश्चन की तैयारी करोगे तभी आपको ये पता चल पाएगा कि हमारी तैयारी कैसी चली है, हमारा किसमें स्कोर अच्छा हो रहा है, किसमें कम हो रहा है, तभी आपको सारी चीजें वहां पे क्लियर हो पाएंगी। तो वो चीजें भी आप एक बार अच्छे से तैयार करना, आपके पेपर में क्वेश्चन वहां से दिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगा अनुपात सबसे अधिक है। कब का पूछा गया, 2011 का आपका पूछा गया। अभी देखो कुछ डाटा अभी अपडेट भी वहां पे हो गया, तो करंट अफेयर में वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन आप फिलहाल मान के चलिएगा आपके पेपर वहां पूछे जाएंगे। पहला है मणिपुर, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा है नागालैंड। तो आप क्या बताओगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है कि लिंगा अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में लिंगा अनुपात सबसे अधिक वहां पे हो जाएगा। वो हमें इन 4 ऑप्शन में बताना राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा। तो इन 4 ऑप्शन जो आपको ये तमिलनाडु यहाँ पे दिया गया ऑप्शन सी, ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि यहाँ देखो एक चीज ये आप कर लेना कि जो आपकी ये 2011 की जो जनगणना यहाँ पे हुई थी, इसमें जो भारत का लिंगा अनुपात क्या था आपका 943। अगर भारत का पूछा जाता है तो 943 प्रति हजार पुरुष हम वहां पे बताते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता सबसे ज्यादा हम किसका नाम बताते, हम लोग बताते केरल का। कहाँ बताते, केरल का। यहाँ का लिंगानुपात है आपका 1084 यहाँ पे था। लेकिन विकल्पों जो ये सारे हमें विकल्प यहाँ पे दिए हैं, तो तमिलनाडु का लिंगानुपात क्या बताओगे, 995 आपका यहाँ पे हो जाता है। कितना, 995। अब इसके बाद देखो आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात अगर पूछा जाता क्या बताते हम यहाँ पे, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आपका 992 यहाँ पे हो जाएगा। और जो आपका मणिपुर यहाँ पे दिया गया 987 लिंगानुपात यहाँ पे आपका हो जाता है। नागालैंड का जो यहाँ पे दिया गया 931 आपका ये यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 995 कहाँ का हो गया, तमिलनाडु का। तो इसका लिंगा अनुपात सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो अगर कभी ये पूछा गया सबसे कम, ये तो हो गया केरल हो गया सबसे ज्यादा। अगर सबसे कम लिंगा अनुपात पूछा जाता है कौन से राज्य का है, किसका नाम बताते हैं, हरियाणा राज्य का। तो हम किसका नाम बताएंगे, यहाँ पे आप कहोगे हम बताएंगे हरियाणा जो राज्य है इसका नाम बताएंगे, किसका, हरियाणा राज्य का। कितना लिंगानुपात है यहाँ का हरियाणा राज्य का, तो आप कहोगे 879 यहाँ पे आपका ये हो जाता है। अब देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन और यहाँ पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो आपका जनगणना है ये जनगणना कब से शुरुआत हुई, आखिर इसकी जो जनगणना होना स्टार्ट हुआ ये कौन से वर्ष से वहां से हुई है। तो यहाँ पे क्या बताओगे, 1872 से, 1872 से जनगणना की शुरुआत वहां पे हो गई। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके 2011 में कुल जनसंख्या कितनी वहां पे थी, जो आपकी जनगणना 2011 में हुई थी, तो यहाँ पे कुल जनसंख्या बताओगे, क्या बताओगे, 121 करोड़ ये हो जाएगी कुल जनसंख्या भारत की वहां पे आपकी हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे याद कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया संघ राज्य में, अगर पूछा जाए जो आपके संघ राज्य में संघ राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात किसका हो जाएगा, तो आप किसका बताओगे, पुडुचेरी का। किसका नाम बताओगे यहाँ पे, पुडुचेरी
पंडुचेरी का नाम यहाँ पे याद करना है, कितना हो जाएगा 1038 यहाँ पे आ जाता है। संघ राज्य का पूछा जाएगा तो आप पंडुचेरी बताओगे। ऐसे राज्य का पूछा जाएगा, केरल का राज्य, केरल का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका जनगणना वाला डाटा, इसे अच्छे से आपको तैयार भी वहां पे करना है। अब बताइए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, इन ऑप्शन में आप किस पे टिक करके वहां पे आओगे? तो आप कहोगे, हम सीधा सीधा टिक करेंगे अलेक्जेंडर। ऑप्शन ए पे आप यहाँ पे टिक करके वहां पे आ जाता है। क्या कहोगे? अलेक्जेंडर कनिंघम जो नाम दिया गया है, इन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना की, इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक वहां पे कहा जाता है। और इन्होंने सारनाथ हो गया, सांची हो गया, तक्षशिला हो गया, जैसे स्थलों की खुदाई की, और बौद्ध स्थलों का जो वहां पे अध्ययन था वो भी यहाँ पे किया था। तो किसका नाम बताएंगे हम लोग? अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। देखो, आपके जो बुकें होती हैं, बुक से एक क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा गया है, तो बुक पे अच्छी खासी पकड़ बना के वहां पे चलना है आपको। तो जवाहरलाल नेहरू है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, एपीजे अब्दुल कलाम है, महात्मा गांधी है। पूछा क्या गया? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक के नाम बता दो, कौन हो जाएंगे? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम सीधा सीधा आप क्या कहोगे? ये हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये जो इंडिया विंस फ्रीडम है, ये कब वहां प्रकाशित वहां पे हुई थी? तो आप कहोगे ये बुक आपकी 1857 ईस्वी में ये प्रकाशित वहां पे आपकी हो जाती है। अब एक चीज ये याद कर लेना कि जो आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इन्हें भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या बताओगे? ये पहले शिक्षा मंत्री भी आपके वहां पे हो जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, क्या था? मौलाना अबुल कलाम का नाम आपको वहां पता वहां पे होना चाहिए। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी वहां पे थे, यानी 1923 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी वहां पे बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष यही वहां पे आपके आ जाते हैं। अब क्या क्या और चीज हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं? देखो, आपके अब्दुल कलाम ने, इन्होंने, देखो एक यहाँ कंफ्यूजन ना होना, एक ये एपी जो अब्दुल कलाम है, यहाँ इनकी पुस्तक एक आती है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। देखो यहाँ पे अगर फायर वर्ड लग गया तो किसका नाम बताओगे? एपीजे अब्दुल कलाम का। अब इंडिया विंस फ्रीडम अगर लिखा है तो क्या बताओगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो ये, क्योंकि देखो यहाँ से क्या होता है, अक्सर आपके एग्जाम में ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक क्वेश्चन और लिखना, जैसे यहाँ पे अगर कभी आपसे पूछा गया हिंद स्वराज, बहुत बार पेपर में आया है, क्या? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई? आप बताओगे महात्मा गांधी के द्वारा। इंपॉर्टेंट बहुत वहां पे हो जाता है। अगर कभी आपसे पूछा गया इंडियन, क्या पूछा गया? इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, ये किसने लिखी थी वहां पे? किसका नाम बताओगे? सुभाष बोस का। सुभाष जो चंद्र बोस है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। सुभाष बोस, सुभाष बोस, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये दोनों पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे। सीधा पूछेगा हिंद स्वराज या इंडिया स्ट्रगल किसने वहां पे लिखी पुस्तकें? तो किसके नाम बताओगे? गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का। क्योंकि यहां से हमारे पेपर क्वेश्चन पूछे जाते, मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो पेपर में अक्सर आपसे पूछ ली जाती। तो आपको ये सारी चीजें डिटेल से आपको वहां बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब यहां से अगला क्वेश्चन आता है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी वहां पे थी? अभी का नहीं पूछा गया है, दो ज्यादा क्वेश्चन आपको 2011 का ही अभी तक एग्जाम में आया है, लेकिन यहाँ पूछा गया 1951 की जो जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर वहां पे कितनी थी? तो आप क्या बताओगे? सीधा सीधा आप बताओगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18.33% हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो, जो आपकी यहाँ पे 1951, कुछ चीजें याद ध्यान देखना। 1951 में
टोटल हमने देख लिया 18.33% यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे हमसे मेल का पुरुष का पूछा जाता है तो पुरुष की क्या हो जाएगी 17.16% थी, और अगर फीमेल की वहाँ पूछी जाती है 8.86% वहाँ पे थी। तो यहाँ पे कुल पूछा गया टोटल हमने बता दिया 18.33% यहाँ पे हो गए। अब देखो अगर यहाँ पे देखो अगर ये पूछा जाता 2011 का अगर हमसे डाटा पूछा जाता तो यहाँ पे हम क्या बताते 74.04% यहाँ पे आपकी हो गई। अब सबसे ज्यादा कौन से राज्य की साक्षरता दर अगर हमसे पूछी जाती तो सबसे ज्यादा आपकी हो जाएगी केरल राज्य। कहाँ की? केरल राज्य की। यहाँ पे है आपकी 93.91% यहाँ पे आपकी हो जाती है। अच्छा ये बताओ साक्षरता जो दर होती है कितने आयु वर्ग के ऊपर वालों को वहां पे काउंट किया जाता है? अगर किसी की उम्र 7 वर्ष है और उसे लिखना पढ़ना आता है वहां पे तो वो क्या कहलाएगा? साक्षर वहां पे कहलाता है। अगर 7 साल से किसी की उम्र ज्यादा वहां पे हो गई, उसे लिखना पढ़ना तक वहां पे नहीं आ रहा है, तो वो उसको वहां पे काउंट नहीं किया जाता, वो आपका अशिक्षित वर्ग में वहां पे आपका आ जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे याद करना। अब देखो ये जो आपका 1951 में जनगणना वहां पे आपकी हुई थी। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि जनगणना आयुक्त तो उस समय कौन थे वहां पे, अब ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताओगे? वहां पे नाम हो जाएगा इसका R.A. गोपाला स्वामी। गोपाला स्वामी का नाम आपको यहाँ पता वहां पे होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये याद करना, अगर क्वेश्चन अब ये पूछा गया 2011 का हम लोग डाटा लेते हैं, 2011 में सबसे कम साक्षरता किस राज्य की वहां पे हो जाती है? तो सबसे कम कहाँ की हो जाएगी? आप कहोगे बिहार राज्य की। कहाँ की? बिहार राज्य। कितनी है यहाँ पे? 63.82% वहां पे आपकी हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे कंफ्यूज कभी ना होना। देखो एक ये याद करना 1872 ये डेट हो गया, और एक याद करना 1881। ठीक, ये दोनों चीजें ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 1872 में जो, क्योंकि जो आपकी जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी हम बताते 1872, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड आपका लिखा जाएगा? देखो अगर केवल पहली जनगणना लिखी है तो क्या बताओगे आप? यहाँ बताओगे 1872। अगर यहाँ पे इसके साथ आपका व्यवस्थित वर्ड लग गया, व्यवस्थित, व्यवस्थित लिख के आ जाएगा, या फिर सुचारू रूप से जनगणना कब से शुरुआत हुई तब आप बताओगे 1881। ये डेट याद, पहली पूछा गया 1872। अगर ये पूछा गया कि पहली जनगणना व्यवस्थित रूप से कब से शुरुआत हुई थी तो 1881 आपको ये नाम वहां बता देना है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो जनगणना होती है ये हर 10 साल में वहां पे होती है, लेकिन अभी ये जनगणना 2021 में भी वहां पे होनी थी, लेकिन क्या था ये कोविड के चक्कर में ये जनगणना अभी कंप्लीट 2021 में आपकी नहीं कराई गई थी। अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है, इसका बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, और मैथ का मैंने आपको बता ही रखा है, मैथ बिल्कुल आपकी बेसिक आती है, नॉर्मल आती है। अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको वहाँ पे आती है तो ये 5 क्वेश्चन जो आपके मैथ के आते हैं बड़ी आसानी से आप उनके आंसर वहाँ पे दे पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 4800 को राम, क्या दिया? राम है, श्याम है और कार्तिक के बीच में 4:8:3 के अनुपात में बांटा है। तो हमें ये बताना है श्याम को मिलने वाली राशि बताइए कितनी वहां पे हो जाएगी। किसकी पूछेगी? राम श्याम, यानी 8 का मान हमसे पूछा जा रहा है, टोटल पे हो पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे रेशियो में, तो ये रेशियो में दिया गया है, लेकिन कुल पैसा कितना है? 4800। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया श्याम को मिलने वाली राशि ज्ञात करिए। देखो यहाँ पे कुल राशि क्या है आपकी? 4800। यानी हमें ये पता है कि जो आपकी ये 4800 रुपए है ये 3 लोग में डिवाइड करने, किसमें? राम में, श्याम में और कार्तिक में। अब पूछा गया है श्याम को, देखो कुल राशि कितनी यहाँ पे हो जाएगी? कुल राशि है आपकी 4, 8, 3, इन तीनों को आप जोड़ोगे ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 15। ठीक है, अब पूछा किसका हमसे जा रहा है, तो हमें बताओ कि आप श्याम को, यानी राम श्याम, श्याम है बीच में, तो श्याम कितना मिलेगा? हम क्या करेंगे सीधा 8 से आप इसे गुणा कर दो, बस इसे ही सॉल्व कर लेना है, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि 48 ये 15 से हमने डिवाइड किया, एक की मान पता हो गया, और श्याम का पूछा गया उसको रेशियो में 8 दिया गया, तो 8 से हमने सीधा वहां पे गुणा कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करिए, कितना वहां पे आ जाएगा? ये हो जाएगा
560 रुपए सीधा सीधा आपका हो जाएगा जैसे आप इसे वहां पे सॉल्व करते हो। तो क्या बता दिया आपने राइट आंसर 2560, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अगर कैलकुलेशन आती 5 क्वेश्चन सीधे से बड़ी आसानी से आप वहां पे बना लोगे। देखो समान आधार और ऊंचाई वाले क्या शंकु दिया गया है, अर्धगोला है और बेलन के आयतन का अनुपात बताइए क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, आधार हो गया और ऊंचाई है, ये सारे क्या हो गए समान वहां पे हो गए। यानी यहाँ पे क्या चीजें दी जाए, इसके लिए आपको इनके फार्मूले पता होने चाहिए, किसका, शंकु का, अर्धगोले का और बेलन का। अगर इनके फार्मूले पता है तो बड़ी आसानी से आप आंसर दे पाओगे। दो यहाँ पे क्या समान है, यहाँ पे समान हमें हो गया कि जो इसकी ऊंचाई है ये आर के बराबर यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। तो जहाँ पे एच और आर रहेगा हम वहां पे सेम वैल्यू वहां पे रखेंगे। अब देखो सबसे पहले ये बताओ इनके फार्मूले हम लिखते हैं कि शंकु, यहाँ पे शंकु है, अर्धगोला है, बेलन है। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं जो आयतन, आप शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, आपने रखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद अर्धगोला हमने ले लिया, यहाँ पे अर्धगोलक हो गया आपका 2/3 पाई आर की घात पाई 2/पाई आर की घात 3 हो गया, ठीक है। बेलन का ले लिया हमने पाई आर स्क्वायर एच, ये तीनों हमने यहाँ पे ले लिए। अब हमने क्या बताया, एच और आर का आपको एकदम बिल्कुल सेम वहां पे कर देना है। तो जैसे आप ये सेम करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/3 ये क्या हो जाएगा आर की घात, देखो ये आर, यहाँ एच बराबर, यहाँ भी आर रख दो यहाँ पे, या 1/3 पाई ये आर की घात 3 हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या हुआ 2/3 ये पाई आर की घात 3 लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ भी क्या रखो, जहाँ एच वहाँ आर रख दोगे, क्या हो जाएगा पाई आर की घात 3 हो गया। देखो सभी में पाई है तो हमने क्या किया, पाई पाई सभी का हमने एक साथ में वहां पे हटा दिया। अब यहाँ पे लिख लो, देखो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे लिखो ये हो जाएगा आपका 1/3 हो गया अनुपात 2/3 लिख दिया अनुपात 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये आर की घात सभी में है, आर की घात हमने सभी का आपको सीधा सीधा आपने कट वहां पे कर दिया। अब यहाँ पे 3 अगर हमने एलसीएम यहाँ पे ले लिया, अगर 3 सभी के नीचे एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा 1 से गुणा 1 हो जाएगा, इसके नीचे 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जो 3 यहाँ 3 बनाने के लिए 3 ऊपर गुणा करोगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रेशियो आपका क्या निकल के आ जाएगा 1:2:3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जिसका ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। बस फार्मूला पता होना चाहिए, आप बड़ी आसानी से इनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यदि ए का 50% का 80% बी के 25% के 3 गुने के बराबर है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम वहां पे होगा। ये चीज आपसे यहाँ पूछी जा रही, कैसे आंसर दोगे ध्यान देखो। यहाँ पे दिया गया ए के 50%, हमने लिखा यहाँ पे ए का 50% लिख दिया, 50/100 यहाँ पे कर दिया, कि 80% हमने लिख दिया 80/100 यहाँ पे लिख दिया, बराबर बी के 25% का यहाँ लिखा बी के जो आपका 25% का 25/100 कर दिया, कि 3 गुने के बराबर है, 3 से हमने सिंपल सा गुणा कर दिया। अब यहाँ पे पहले इनका ए और बी का रेशियो आप निकाल लो, तभी इसका आंसर आप दे पाओगे। यहाँ पे हमने सीधा सीधा क्या किया, 100 से ये 100 हमने सीधा सीधा कट किया। अब ये सर क्या 50 से काटा, यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया, 2 से काटा ये आपको यहाँ पे 40 आपका हो गया। अब इधर जो कटे काट दो, 5 से काटो, यहाँ 5 40 हुआ, ये 25 हो गया। यानी यहाँ पे आपका बचा कितना 8 ए हमारा बच रहा है, इधर हो जाएगा 5 15 15 बी आपका इधर आपका बच रहा है। तो यहाँ पे ए को हमने a/b का मान बता दो, ये क्या हो जाएगा, ए को सीधा इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका 15/8 यहाँ पे हमारा हो गया। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, तो ए जो है बी से जिसके साथ पूछा जाएगा वो हो जाएगा आपका नीचे, बी से पूछा जा रहा है। ए जो है ए कितना हो गया आपका 15 हो गया, बी आपका 8 हो गया। ए बी से बी का मान कितना है 8, यहाँ पे 8 लिखोगे। कितने % अधिक है, तो बताओ जो 15 है कितना ज्यादा वहां पे हो जाएगा, ये ज्यादा है आपका 7 यहाँ पे ज्यादा है, कितना ज्यादा 7 ज्यादा है। ये परसेंटेज लिया गुड़े आप यहाँ पे 100 किया, ये हो गया 700/8 यहाँ पे हो गया। इसको सॉल्व किया कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 87.5% हमारा हो जाएगा, 87.5% आपका हो गया। तो आप क्या कह दिया, सीधा सीधा आपने कहा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल आएंगे, बस कैलकुलेशन थोड़ी अगर आपको आती है बड़ी आसानी सारे आंसर वहां पे आप दे पाओगे।
अगला क्वेश्चन आता है, पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। पी काम की शुरुआत करता है और 5 दिन बाद क्यू उसके साथ शामिल हो जाता है, तो कुल कार्य कितने समय में आपका पूरा वहां पे होगा? क्या पूछा जा रहा है? कुल कार्य कितने समय में आपका पूरा हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। देखो, पी और क्यू की बात वहां पे हो रही है। हमने यहाँ लिखा है पी लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्यू लिखा है। ये 20 दिन में कर रहा है, ये आपका 30 दिन में पूरा काम समाप्त कर रहा है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले, ये आपका 60 हो गया। 20 का भाग 60 में किया, 3 बार गया, 2 60 किया, 2 बार यहाँ पे आपका ये क्या निकल के आई, क्षमता यहाँ पे निकल के आई। इसका मतलब होता है जो पी की क्षमता क्या है, एक दिन में काम करने की 3 यूनिट है, और जो अभी क्यू है इसकी क्षमता एक दिन में काम करने की 2 यूनिट यहाँ पे आ जाती है। और ये जो 60 यहाँ पे निकल के आया, ये आपका कुल काम है, यानी इतना काम हमें वहां पे कराना है। अब सवाल में आ जाते हैं, क्या दिया गया? पहले दिया गया है जो पी है काम की शुरुआत करते 5 दिन बाद, यानी जो पी है ये 5 दिन तो अकेले काम वहां पे कर लिया, 5 दिन तो इसने अकेले वहां पे काम किया। अगर एक दिन में 3 काम करता है, 5 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम वहां पे हो गया। तो यानी जो 60 पूरा काम था, अगर 15 काम हमारा पहले ही वहां पे हो गया, तो 60 में 15 काम आपने पहले वहां पे माइनस कर दिया। तो 60 में 15 माइनस किया, कितना हो गया, 45। हमारा इतना काम और हमारा बचा है जो हमें करवाना है। अब ये काम क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, दोनों हो गए, क्यों उसके साथ शामिल वहां पे हो गया। अब पी एक दिन में 3 काम कर रहा है और क्यू एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहोगे 5 काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो टोटल जैसे ही 5 से यहाँ भाग करोगे, 5 9 45, यानी कि जो 45 काम बचा था इन दोनों ने मिलके 9 दिन में खत्म कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुल समय पूछा गया, 5 दिन तो पहले काम पी ने किया, अकेले किया था, और 9 फिर काम हुआ, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14 यहाँ पे हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा काम है, कुल काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 14 दिन का टाइम वहां पे लगता है। तो सीधा सीधा क्या किया, ऑप्शन डी आपने टिक मार दिया, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो गया। तो ऐसे सवाल आएंगे और ऐसे आप सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से आप वहां पे सभी के आंसर दे पाओगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, 14 और देखो 12 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात बताइए, क्या वहां पे हो गया। किसका पूछा, मान लो 12 अनुपात 14 समानुपात लिख दिया हमने 24, चतुर अनुपात हमने x यहाँ मान लिया। अब इसी x का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने देखा होगा क्या फार्मूला होता है, इन दो को हम यहाँ पे गुणा कर देंगे और इन दोनों को गुणा करिए, तो 12 गुणे x हो गया बराबर हो गया 14 गुणे 24 हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 गुणे 24 और बटे में क्या हो गया 12 हो गया, 12 दूना 24, 14 दूना 28 यहाँ पे हो गया। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, आप कहोगे 28 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे आपको सीधा सीधा टिक वहां पे कर देना, ये हमारा राइट आंसर वहां पे बन जाता है। अब यहां से हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 5 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के वहां पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन था, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है। जो आपका गोलीय दर्पण होता है उसकी अवधारणा क्या वहां पे है, प्रकाश का विकिरण है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, या प्रकाश का परावर्तन है। तो गोलीय दर्पण की अवधारणा हमसे पूछी जा रही है, इसकी अवधारणा में सीधा सीधा राइट आंसर मानना है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो, दर्पण का सूत्र आपको पता होना चाहिए, इसके न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा गया दर्पण का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे जो आपका ये f ये आपका f क्या होता है, f बताओगे, ये होती है फोकस दूरी, यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे जो आपका u दिया गया, u क्या होता है, ये वस्तु की दूरी होती है। और जो ये आपका v यहाँ पे दिया गया, v क्या होता है, ये प्रतिबिंब की दूरी वहाँ पे होती है। आपको 2 चीजें वहाँ पे दी जाएंगी, एक चीज आपसे पूछी जाएगी, यही फार्मूला लगा के आप इसका आंसर वहाँ पे दे पाएंगे। देखो, जो फोकस दूरी होती है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, जो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी यहाँ पे होती, ये चीज भी यहाँ पे याद करना। एक क्वेश्चन ये पूछे बहुत बार पेपर में आया कि जो आपका अवतल दर्पण है,
अवतल जो आपका दर्पण होता है इसका यूज वहां कहाँ पे होता है, यानी जो आपका अवतल दर्पण है इसका प्रयोग यूज कहाँ पे होता है, कहाँ बताओगे? जैसे आपको जो सेविंग मिरर हो गया या फिर आपको जो टेलीस्कोप हो गया, वहां पे इसका यूज बहुत ज्यादा वहां पे आपका होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ जो हम लोग सेविंग करते हैं, जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, वहां पे कौन सा मिरर का यूज होता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किसका बताओगे? आपको इसी अवतल दर्पण का नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। अब ये बताओ, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या वहां पे होता है? इसकी गति पहले कम होती फिर बढ़ती है, इसकी गति बढ़ती है, इसकी गति कम हो जाती, इसकी गति पूर्ववत रहती है, यानी कोई चेंज वहां पे नहीं होता है। तो क्या बताएंगे राइट आंसर? जब प्रकाश विरल माध्यम से, क्या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा? सीधा बताना है, इसकी गति कम हो जाएगी। भाई बिल्कुल कम हो जाएगी। क्या होते हैं? यानी प्रकाश विरल यानी जिसका कम अपवर्तनांक हो से जब जिसका ज्यादा अपवर्तनांक हो उसमें जाएगी तो क्या होता है? इसकी गति हमेशा कम वहां पे आपकी होती है। और इसी अपवर्तन के कारण ही जैसे आपका इंद्रधनुष हो गया या मिराज हो गया और जो लेंस हो गए उनमें प्रतिबिंब भी आपकी वहां बनती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है, याद करना पॉइंट यहाँ पे, प्रकाश गति जो आपके वैक्यूम जो होता है वैक्यूम वहां पे अधिकतम होती है। कितनी गति होती है बताओगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। एक क्वेश्चन सीधा ये पूछता आया था कि जो आपका हीरा है, हीरा का बताओ अपवर्तनांक कितना वहां होता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक वहां पे कितना होता है? तो क्या बताओगे? ये याद करना 2.42। ये क्या हो जाएगा? हीरे का अपवर्तनांक वहां पे आपका होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछा गया, एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, तुम्हें प्रकाश की गति बताओ। प्रकाश की गति न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल लगभग लगभग आपके हमेशा पूछा गया है। तो आपकी जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे भी अच्छी खासी पकड़ पकड़ वहां पे होनी चाहिए। तो यहाँ प्रकाश की गति यहाँ पूछी जा रही है, तो इसके लिए हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर वहां पे दे पाओगे। फार्मूला क्या होता है? जो अपवर्तनांक का फार्मूला सिंपल से होता है, एन बराबर होता है C/V आपका यहाँ पे हो जाता है। जहां पे ये जो C दिया जा रहा है इसका मान क्या होता है? वैक्यूम गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ पे आपका हो जाता है। और हमसे पूछा क्या गया है? V का मान पूछा जा रहा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? C/N यहाँ पे हो गया। C का मान क्या भी मैंने बताया 3 × 10⁸ यहाँ पे दिया गया। अपवर्तनांक कितना आपका दिया गया है? 1.5। तो यहाँ पे हमने क्या 1.5 किया। देखो ये दशमलव हमने जैसे हटाया, एक जीरो हमने यहाँ बढ़ा दिया, कितना ऊपर 30 हो गया। अब कट करिए, कितना हुआ? 15 दूना 30 हो गया, बराबर मान क्या हो गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका वहां पे हो जाएगा। ये फार्मूला याद कर लेना, फार्मूला से ही आपका ये आंसर वहां पे निकाल पाओगे। अब एक क्वेश्चन आया जी, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण जी है ये का किसका मान निर्भर नहीं करता है? ये किस पे निर्भर नहीं करेगा बताओ? पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पे, गुरुत्वीय स्थिरांक पे, या पृथ्वी की त्रिज्या पे? इसका मान किस पे निर्भर वहां पे नहीं करता। देखो एक फार्मूला याद करना, देखो होता क्या है, ये जो आपका G बराबर होता है ये फार्मूला हो जाएगा G m/r²। यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, देखो ध्यान से सारी चीज यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे जो आपका ये m है, m क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और ये जो आपका r यहाँ पे दिया गया है ये त्रिज्या हो गई। और ये आपका g क्या होता है? ये आपका स्थिरांक वहां पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान नहीं दिया गया, जिसको हम लोग स्मॉल m से वहां पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे सीधा सीधा कि जो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पे ये आपका निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, इसी जी से ही आता है, सीधा पूछेगा जी का मान जो आपका भूमध्य रेखा पे, क्या पूछेगा? भूमध्य रेखा पे कितना होता है? 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको वहां पे हो जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया ध्रुवों पर,
ये बताओ इसका मान ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, तो बताओगे ध्रुवों पे कितना हो जाएगा, 9.83 मीटर पर सेकेंड वहां पे स्क्वायर आपका हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक ये जो कैपिटल जी दिया जा रहा है, ये जो आपका स्थिरांक यहाँ पे दिया गया, इसका भी मान कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है। तो जो जी स्थिरांक यहाँ पे दिया गया है, इसका मान क्या बताओगे यहाँ पे, 6.67430 इंटू 10⁻⁻11, ये आपका मान हो जाता है। अब जो किसने इसका मान किसने दिया था, वैज्ञानिक का नाम भी आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, कैवेंडिश ने इसका मान वहां पे आपका दिया था। ये चीज वहां पे याद करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कभी कभी, वहां पे ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम पृथ्वी से ऊंचाई पे जाएं तो ये जो आपका जी का मान यहाँ पे दिया, इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, या हम नीचे गहराई पे जाएं तो इसके जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए क्या आपको फार्मूले पता वहां पे होने चाहिए, तभी आप उनके मान निकाल पाओगे कि जी का मान क्या होता है। हम लोग ऊपर जाते हैं तो मान में क्या प्रभाव पड़ता है, नीचे जाएंगे तो मान में क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज दोनों पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पहले एक फार्मूला याद करना कि अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं जी के मान में क्या प्रभाव वहां पड़ेगा, तो हमेशा बताना जी का मान चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जी का मान हमेशा कम वहां पे होता है। तो ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या याद लिखोगे, जी डैश बराबर जी 1 - 2h अपान आर। यहां से ये फार्मूला से आप ये निकाल सकते हो कि जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे वहां पे जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम नीचे गहराई में जाएं तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तब भी कम होता है, लेकिन उसका फार्मूला क्या वहां पे हो जाएगा, उसका फार्मूला लिखिएगा, ये हो जाएगा, यहां से मान निकालेंगे क्या, जी 1 - d/r। ये दोनों फार्मूले आप यहाँ पे लिख लेना। यहाँ से क्या होता है, आपके पेपर जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आप सोल्यूशन करोगे तो उनके आंसर आसानी से दे पाओगे। हर चीज आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, कोई भी चीज पेपर में आपकी पूछी वहां पे जा सकती है, तो सारी चीजें अच्छे से वहां पे तैयार करते हुए चलिएगा। अब यहां से हमारा अगला क्वेश्चन आता है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। ऊर्जा है, द्रव्यमान है, घनत्व है, द्रव्य है, तो वो क्या कहलाएगा, सीधा सीधा क्या कहोगे भाई, हम तो कहेंगे घनत्व कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या कहोगे, जो आपका घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आपका आयतन ही तो वहां पे आपका होता है। इसका आपका एसआई इकाई आपसे पूछ ली जाए, एसआई इकाई क्या हो जाएगी, तो kg/m मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, एसआई इकाई वहां पे हो जाती है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, हम कहते हैं लोहे का, सबसे कम घनत्व किसका होता है, हम कहते हैं गैस का, आखिर होता कितना है। तो अगर पूछा कि सबसे अधिक घनत्व, हमें पता है ठोस का होता है, ठोस में से आपका लोहा हो गया, तो लोहा का अगर घनत्व आपसे पूछा गया कितना होता है, आप बताओगे 7870 किलोग्राम प्रति मीटर की, ये आप बता दोगे। अगर गैस का आपसे पूछा गया, किसका, गैसों का अगर आपसे पूछा जाए, इनका घनत्व क्या होता है, 1.29 kg प्रति मीटर क्यूब, ये आपको पता वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर ताप बढ़ जाए तो घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या बताओगे, सीधा 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 क्वेश्चन आएगा कि अगर ताप बढ़ता है तो घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप अगर आपका बढ़ेगा तो जो घनत्व होगा क्या होगा, वो आपका घटेगा, घनत्व क्या होता है, कम वहां पे होता है। तो ये चीज भी आप तैयार वहां पे कर लेना। अब ये बताओ, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं वहां पे तय की गई हैं, कितनी अवस्थाएं, 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 है, तो कितनी अवस्थाएं बताओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो हम क्या कहेंगे, 5 अवस्थाएं होती हैं। पांचों के नाम आपको पता होने चाहिए, कोई भी चीज पूछी जा सकती है। पहला क्या बताओगे, जैसे एक आपका हो गया ठोस हो गया, ठोस हो गया, दूसरा आपने बताया, दूसरा आपने कहा द्रव हो गया, द्रव के बाद तीसरा आपने कहा, तीसरा हमने कह दिया गैस हो गया, चौथा आपने क्या कहा, चौथा आपने कह दिया क्या, प्लाज्मा आपका हो गया, और पांचवा क्या होता है, ये आपका बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट होता है, बीईसी, बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट होता है, ये 5 अवस्थाएं वहां पे आपकी हो जाती हैं। याद रखना, कोई भी अवस्था, इनकी डिटेल से आपको फार्मूले भी पता होने चाहिए, इनकी परिभाषाएं भी पता होनी चाहिए, कहाँ पे किसका क्या यूज होता है, बहुत सारे इसमें डाउट भी वहाँ पे होते हैं, जब हम लोग इसका अलग से लेक्चर पूरी वहाँ पे लेंगे तब हम लोग सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करेंगे।
अब यहाँ से हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के भी वहाँ पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उदाहरण है जो रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन कौन से, ऊर्ध्वपातन है, क्रिस्टलीकरण है, निष्क्रियकरण है या आशवन है। पूछा क्या, वो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, कुछ भी नया बन गया तो वो रासायनिक परिवर्तन में वहां पे आ जाता है। तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, आप कहोगे जो आपका निष्क्रियकरण यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। देखो इसमें होता क्या, आपका अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया यहाँ पे होती है, जिसमें नया पदार्थ लवण और पानी बनता है, इसीलिए ये क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन वहां पे आपका हो जाता है। जैसे कि आप फार्मूले समझिए, से HCl हो गया आपका, क्या HCl प्लस, यहाँ पे NaOH की ये क्रिया वहां पे हुई, यहाँ से एक नया पदार्थ NaCl आपका बना और जल यहाँ पे आपका निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपके निष्क्रियकरण अभिक्रिया वहां पे आपकी हो जाती है। देखो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ये ठोस से गैस में परिवर्तन होता है, जैसे कपूर हो गया, ठीक है, ठोस से गैस में कपूर हो गया। ये किस में आता है, ये भौतिक परिवर्तन में हो गया, ठीक है। एक आपको यहाँ पे लिया है क्रिस्टलीकरण, इसमें क्या होता है, इसमें घोल से क्रिस्टल अलग करना, जो कि भी ये भी आपकी भौतिक परिवर्तन हो जाता है। भाई अलग कर लिया, कोई नया पदार्थ तो बना नहीं वहां पे, ये भी भौतिक परिवर्तन में हो गया। अब आशवन क्या वहां पे होता है, ये मिश्रण से घटकों को अलग करना, जैसे पानी से अल्कोहल, जो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन में वहां पे आ जाता है, क्योंकि ये अलग हो रहे हैं वहां पे, कोई नया पदार्थ वहां पे आपका नहीं बन रहा है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके भौतिक परिवर्तन, और ये सीधा हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। देखो रासायनिक परिवर्तन, जैसे एक एग्जांपल ये याद करना, जैसे अगर कभी आपसे पूछा गया दहन, दहन कैसा परिवर्तन, आपको अगर रासायनिक परिवर्तन हो गया, या लोहे पे आपका जंग लगना कैसा परिवर्तन हो जाएगा, आप कहोगे ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे हो गया। या फिर जो पाचन हो गया, यानी हम लोग खाना को पाचन डाइजेस्ट कर गए, ये कैसा परिवर्तन हो गया, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि ये एक रूप से इनका रूप बदल गया, अब ये अपने पुराने रूप में वहां पे नहीं आ सकते हैं। तो ये सारे सारे आपके रासायनिक परिवर्तन में वहां पे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें अच्छे से वहां पे तैयार करिएगा। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन वहां पे किया, क्या पूछा गया है, स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किसने वहां पे किया है, उस वैज्ञानिक का नाम हमसे वहां पूछा जाए। देखो ये लेवल आपके पेपर का वहां पे होता है। तो अगर आप यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे, तैयारी आपकी बिल्कुल वहां पे सही है। बस तैयारी कंटिन्यू ऐसे ही बनाए रखिएगा, आपका एग्जाम बिल्कुल वहां पे तैयार हो, आप निकालोगे। बस जो चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी वहां पे करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर आपको बताना है किसका, जोसेफ प्राउस्ट का नाम हम लोग बताएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जोसेफ प्राउस्ट ने यहाँ पे 1799 से 1804 में स्थिर अनुपात का नियम वहां पे इन्होंने प्रतिपादित किया, जो कहता है कि यौगिक में तत्वों का जो अनुपात होता है द्रव्यमान से निश्चित वहां पे होता है। जैसे आप मान लो पानी हो गया आपका H2O होता है, ठीक है, जल आपका यहाँ पे हो गया। अब इसमें कभी आपसे ये पूछा जाए H और O, इनका बताओ अनुपात क्या होता है, ये निश्चित हमेशा होगा, हर जगह यही रेशियो वहां पे चलेगा। ये रेशियो क्या हो जाता है, आप कहते हैं 1:8 होता है, चाहे कोई भी स्रोत आपको वहां पे हो जाए। तो ये नियम किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने ये नियम वहां पे आपका दिया। देखो एंटोइन जो आपका लियोजियर यहाँ पे दिया जा रहा है, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम वहां पे दिया। अगर क्वेश्चन पूछा गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने वहां पे दिया, तो किसका नाम बताओगे, एंटोइन लियोजियर का नाम आप यहाँ बताओगे। देखो यहाँ रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पे दिया है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कौन सा नियम दिया था, गैस का नियम। अगर गैस का नियम हमसे पूछा जाता है तो हम रॉबर्ट ब्राउन का नाम यहाँ बताते हैं। एक यहाँ पे जैक्स चार्ल्स यहाँ पे दिया है, तो इन्होंने गैस नियम दिया जो ताप और आयतन के अनुपात संबंध पर वहां पे हो जाता है, इन्होंने भी गैस का नाम वहां पे दिया है। तो हमसे लेकिन पूछा गया स्थिर अनुपात का नियम, तो आप बताओगे जोसेफ प्राउस्ट। और ये जो सारे नाम दिए गए इन्होंने भी कोई ना कोई नियम वहां पे दिया है, तो सभी के नियम याद करना, किसी का भी आपका पूछा जा सकता है। और रॉबर्ट जो बॉयल का है, इनका तो बहुत ही बार नियम आपका पूछा गया, जो गैस का नियम इन्होंने वहां पे आपका दिया है। अब ये बताओ द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में, किसमें, अमोनिया में आप बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का
निश्चित निश्चित स्थिर अनुपात क्या वहां पे आपका हो जाता है। दो, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, आपने कहा NH3, ये अमोनिया का फार्मूला यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया नाइट्रोजन, तो बताओ जो आपका नाइट्रोजन है इसका परमाणु भार कितना आपका हो जाएगा, 14 हमने कह दिया। अब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आपका दिया जा रहा है, तो हाइड्रोजन कुल कितना भार हो जाएगा, कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, तो कुल भार कितना हो जाएगा, आपने कहा 3 हो गया। अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो गया 14:3। यहाँ पे सीधा सीधा आपका राइट आंसर क्या बताओगे, 14:3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पेपर, ये आपका एक जल हो गया, पानी हो गया, एक CO2 हो गया, इन दोनों का भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। H और O का अनुपात पूछ सकता है, C और O का पूछ सकता है। तो यहाँ पे याद करना 1:8 याद कर लेना, यहाँ पे आपका 3:8 याद कर लेना। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इनमें अच्छी खासी पकड़ आप बना के चलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में कोई भी पूछे, जल का पूछ ले या CO2 का पूछ ले, क्योंकि हमने देखे ज़्यादातर यही 3-4 होते हैं जो अक्सर रिपीट वहाँ पे हुआ करते हैं। तभी मैंने कहा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको तैयारी ऐसे वहाँ पे करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बताओ CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे गए हैं। सबसे पहले ये बताओ कि ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा यहाँ पे आपका दिया जा रहा है। अब पूछा गया है, तो पहले ये बताओ, जो कैल्शियम हो गया Ca हो गया, ये बताओ इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, हमने कहा 40 हो गया। इसके बाद जो आपका ये ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया, ऑक्सीजन क्या बता दिया आपने, बताया 16। अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, आपने कहा 40 अनुपात क्या लिख दिया, 40:16 यहाँ पे आपने सीधा सीधा लिखा। अब इसे काटिए, डिवाइड करिए जिससे कट जाए। अगर हमने 2 से काटा, 4 से काटा, यहाँ पे 10 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 2 से फिर काटा, 2 पंचे 10, 2 नंदन 4, तो हम सीधा सीधा रेशियो क्या बता सकते हैं, 5:2 का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। देखो जो आपका ये CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे आपका क्विक लाइम भी कहा जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को आपका क्विक लाइम भी कहा जाएगा। तो कभी अगर फार्मूला भी पूछा गया निम्नलिखित में क्विक लाइम का फार्मूला बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो यही आपको वहां पे लिख देना है। ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। जो पानी से मिलके, अगर इसी को पानी से जब यह अभिक्रिया वहां पे करता है तो क्या बनाता है, ये आपका एस्कल लाइम बनाता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे ये आपका वहां बनाता है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा गया, जो क्विक लाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो क्या बताओ, जो आपका सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग कहाँ पे होता है, सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग वहां पे होता है। तो ये भी चीज आपको पता होने, ये सीधा सीधा आपके आर्मी GD के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्विक लाइम का बताओ फार्मूला वहां पे क्या आपका हो जाता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बताओ, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पे आधारित है, नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, गति का संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, किसका पूछा गया, डाल्टन का सिद्धांत किस पे आधारित वहां पे हो जाएगा, तो आप सीधा कहोगे रासायनिक संयोजन पे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये नियम डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित वहां पे किया, जो कि परमाणु अविभाज्य है और समान गुण वाले हैं। ये नियम आपका ये चीज वहां बताता है। तो कब नियम दिया गया, 1808 में। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने नियम दिया था। कौन सा, डाल्टन का सिद्धांत। ये सीधा सीधा वर्ष भी याद कर लेना, अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब ये बताओ, किसी पदार्थ का 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है। क्या कहोगे, नॉर्मलता कहोगे, द्रव्यमान संख्या कहोगे, एवोगाड्रो संख्या कहोगे, या परमाणु क्रमांक वहां पे कहोगे। तो क्या कहा जाएगा, हम कहेंगे भाई उसे एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर वहां पे हो जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान याद करना, इसका मान आपसे वहां पूछा जाता है। इसकी वैल्यू क्या बताओगे यहाँ पे, ये हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पे हो जाएगी। ये क्या होता है, 1 मोल में कणों, जैसे परमाणु, अणु, आयन, इनकी संख्या आपकी ये वहां पे आपकी हो जाती है। नॉर्मलता क्या होती है, ये समतुल्य भार पर आधारित सांद्रता की जो इकाई होती है, ये आपकी नॉर्मलता कहलाती है।
द्रव्यमान संख्या क्या होती है यहाँ पे, जो आपका न्यूक्लियंस होते हैं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है ये आपकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और परमाणु क्रमांक तो आपको पता ही है, प्रोटॉनों की संख्या है जो तत्व की पहचान वहां पे कराता है, तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक वहां पे हो गया। ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, बताओ समुद्र के पानी के आपका अलवड़ीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकी में से एक है, निस्पंदन है, आशवन है, वाष्पीकरण है या संघनन है। तो किसका नाम बताओगे, यहाँ पे सीधा बताना है आशवन का। क्या बताओगे, आशवन का नाम बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। आशवन क्या होता है, समुद्र जल जो आपका अलवड़ीकरण की मुख्य आपकी तकनीकी हो जाती है, जिसमें क्या होता है पानी को उबालकर वाष्प वहां बनाया जाता है और संगठित करके शुद्ध पानी प्राप्त वहां पे आपका किया जाता है। ये प्रक्रिया किसमें होती है, ये आप प्रक्रिया बताओगे आशवन में, ये प्रक्रिया वहां पे आपकी होती है। कहाँ पे, आशवन में ये प्रक्रिया आपकी वहां पे होती है। तो ये आपका आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे एक निस्पंदन दिया गया, निस्पंदन क्या वहां पे होता है, तो अगर निस्पंदन का पूछा जाए तो कणों को अलग करता है लेकिन लवण नहीं हटाता, ये केवल मोटे जो अशुद्धियां होती है उनके लिए सही होता है। अब यहाँ पे एक वाष्पीकरण आपका दिया गया, इसमें क्या होता है, आसवन का भी यही भाग वहां पे होता है, लेकिन अकेले ये अलवणीकरण नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो वाष्पीकरण होता है भाई, उबालना है पानी, ये उसी का आश्वन का ही भाग वहां पे हो जाता है। संघनन तो आपको पता ही होगा कि वाष्प को द्रव में बदलता है, जो आसवन का अंतिम जो होता है कि भाई आश्वन का अंतिम चरण, यही तो संघनन ही तो आपको होता है। तो सीधा सीधा हम क्या कहेंगे, आश्वन ही आपको राइट आंसर यहाँ पे कह देना है। अब ये बताओ NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग, विधि का पूछा जा रहा है, उपयोग किया जाएगा। क्रिस्टलीकरण का, ऊर्ध्वपातन का, अपकेंद्रण का या क्रोमेटोग्राफी का। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी वहां पे। तो कौन सी विधि का यूज वहां पे किया जाएगा, आप कहोगे ऊर्ध्वपातन विधि का वहां पे यूज होता। अभी मैंने बताया ऊर्ध्वपातन क्या है, आश्वन क्या है, कौन सी विधि क्या होती है, अभी मैंने आपको वहां बताया। तो सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, ऊर्ध्वपातन विधि का यूज वहां पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। जो आपके हाइड्रोजन के आपको पता है 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया। अब ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन समस्थानिक आपका ड्यूटेरियम में होते हैं, बताओ। शून्य न्यूट्रॉन का पूछा जा रहा है, बताओ क्या होते हैं। देखो सबसे पहले ये लिखो कि यहाँ पे ड्यूटेरियम जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं, आपको 1H2 ऐसे वहां पे लिखा जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ये आपका हाइड्रोजन का एक समस्थानिक वहां पे हो जाता है, जिसमें क्या है आपका एक प्रोटॉन है हमारा और एक क्या है, आप कहोगे एक न्यूट्रॉन आपका यहाँ पे हो जाता है। तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा गया, एक होता है प्रोटियम भी तो यहाँ पे होता है प्रोटियम, या प्रोटियम का पूछ लिया, प्रोटियम का पूछा जाता है, इसको क्या लिखते हैं हम 1H1 यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन वहां पे नहीं होता है। तो सीधा क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन के एक ऐसे समस्थानिक का नाम बताइए जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। एक को इसी में पूछा गया भी आएगा वहां पे, तो आप प्रोटियम का नाम ही यहाँ पे आपको बताना है। वैसे आपका एक ट्राइटियम भी होता है, जैसे 1H3 यहाँ पे होता है, ये होता है क्या, ट्राइटियम हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। अगर ट्राइटियम में पूछा जाए कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये आपका तब आंसर वहां पे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका ड्यूटेरियम दिया गया, ड्यूटेरियम का उपयोग कहाँ पे होता है, भारी पानी में होता है। ड्यूटेरियम का यूज कहाँ पे होता है, भारी पानी में। भारी पानी का फार्मूला याद कर लेना, DTO। अगर भारी पानी का फार्मूला पूछा जाए DTO आपको हो जाता है, जो कि परमाणु रिएक्टर में आपका मॉडरेटर के रूप में काम करता है। किस रूप में, मॉडरेटर के रूप में आपका ये वहां पे काम करता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया ये बताओ ड्यूटेरियम की खोज, ड्यूटेरियम खोज किसने वहां पे की थी, तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे यहाँ पे, हैरोल्ड, हैरोल्ड यूरे ने, हैरोल्ड यूरे ने इसकी खोज की थी। क्या पूछेगा, ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी, तो किसका नाम बताओगे, हैराल्ड यूरे का नाम बता देना, इन्होंने ये खोज की थी। और हैराल्ड यूरे का नोबेल पुरस्कार भी वहां पे आपका दिया जा चुका है। तो क्या बताओगे, ड्यूटेरियम खोज हैराल्ड यूरे का नाम बताना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आता है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन वहां पे होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन वहां पे होते हैं। एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, कुछ नहीं। तो क्या बताओगे यहाँ पे, कुछ नहीं भाई, इसमें न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। देखो सामान्य हाइड्रोजन एटम हो, यहाँ बात किसकी हो रही है, एटम की वहां बात की जा रही है। तो एटम में क्या न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कोई भी न्यूट्रॉन वहां पे आपकी नहीं होती है। अब अगर क्वेश्चन पूछा गया न्यूट्रॉन की बताओ खोज किसने की थी, वैज्ञानिक का नाम बताओ किसने खोज की थी, क्या बताओगे यहाँ पे, चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने इसकी वहां पे खोज आपकी की थी, जो कि आपकी नाभिक स्थिरता प्रदान वहां पे करता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम भी पूछा गया, द्रव्यमान भी पूछा जाता है, इनमें आवेश कितना होता है, ये सारी चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को, चाहे प्रोटॉन को, चाहे न्यूट्रॉन का, ये सारी चीजें आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। कोई भी चीज आपसे कभी भी वहां पूछी जा सकती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस तत्व में तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन वहां पे होते हैं। बताओ निम्नलिखित में से किस तत्व में तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन वहां पे होते हैं, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भाई सीधा से याद कर लो, जो आपका एल्यूमिनियम होता है, इनमें क्या होता है, तीन संयोजी आपके इलेक्ट्रॉन वहां पे हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। क्या कहोगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या अगर 12 है, इसकी संयोजकता बताओ। संयोजकता का आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहां पे निकाल पा रहे हो तो सभी की संयोजकता बड़ी आसानी से आप बता पाओगे। जैसे मैग्नीशियम का दिया गया परमाणु क्रमांक आपका 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताओगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये आपका यहाँ पे हो गया। इसके जो बाहरी सेल हो गया, बाहरी सेल में क्या हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, आप कहोगे +2 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यही जो संयोजकता होती है, जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या यहाँ पे होती है, यही क्या होती है आपका क्या हो जाएगा, आपकी संयोजकता निर्धारण वहां पे आपका करता है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बताओ इनमें से कौन सा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा एक ऐसा है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा, ये ऑप्शन वहां पे हमारे दिए गए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड बताओ कौन सा बनाएगा, तो हम कहेंगे भाई जो आपका एल्यूमिनियम होता है, ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड यहाँ पे बनाता है। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक आपका Al2O3 होता है, क्या Al2O3, ये आपका एक उभयधर्मी वहां पे होता है, जो कि आपका अम्ल और क्षार दोनों से ही अभिक्रिया वहां पे करता है। कौन सा, Al2O3। अगर यहाँ पे ध्यान देखना, जो आपका Al2O3 है, अगर हम इसके HCl से अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है, AlCl3 प्लस H2O। ये क्या हो गया, ये हमने देखा जो ये आपका अम्ल से अभिक्रिया करता है, वहां से हम क्रिया हो गई। अब इसे अगर क्षार से अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, देखो यही अगर हम Al2O3 की हम NaOH से अभिक्रिया वहां पे करा दें, तो क्या हो जाएगा आपका NaAlO2 हो जाएगा और प्लस H2 हो गया। ये क्या हो गया, क्षार से अभिक्रिया वहां पे हमने करा दी। तो हमें पता है जो आपकी उभयधर्मी ऑक्साइड आपका यहाँ पे Al2O3 होता है, जो आपके अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया वहां पे आपका कहलाता है। और ये जो आपके उभयधर्मी गुण होते हैं, ये आपका जो आपका D ब्लॉक और P ब्लॉक वाले तत्व वहां पे होते हैं। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये आपका हो गया, ये सारे जो आपके हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, आपके उभयधर्मी ऑक्साइड वाले होते हैं। अब ये कौन से ब्लॉक में होते हैं, जैसे एक आपका हो गया डी ब्लॉक, कौन सा हो गया, आपने कहा एक डी ब्लॉक यहाँ पे हो गया, एक आपका जो पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक आपका हो गया। ये इसमें जो आपके होते हैं, इनके गुणधर्म कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से ये रिएक्शन वहां पे आपके करते हैं। ये सारे नाम याद कर लें। यहाँ पे एल्यूमिनियम जगह ये भी कोई चीज आपका दी जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कंफ्यूज वहाँ कभी ना होना इससे नाम से, यहाँ पे ये ज्यादा आपका उभयधर्मी आपका वहाँ पे हो जाता है। तो सीधा आपका Al2O3 का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए, ये आपका एल्यूमिनियम में वहाँ पे हो जाता है। अब बताओ अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कौन करेगा। अभी मैंने दिखाया था जो आपका Al2O3 अभी मैंने दिखाया था, ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पेपर में, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कौन करेगा, अभी मैंने बताया Al2O3 आपका यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपका एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड वहां पे हो जाता है, जो आपका अम्ल और क्षार दोनों से आपकी क्रिया वहां पे हो जाती है। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको डिटेल्स वहां बताई थी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन वहां पे ना हो।
और देखो यहाँ पे एक आपका दिया गया, देखो ये आपका क्या है, जो कॉपर सल्फेट है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ये आपका मुख्य क्षारी वहां पे हो जाता है। इसके बाद आपका एक N2O आपका दिया गया, सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया, जो पानी से NaOH बनाते हैं, मजबूत क्षार वहां पे हो जाता है। फिलहाल आप इतना ही याद करो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पॉइंट हो जाता है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए, कई बार रिपीट वहां पे हुए हैं। अगर आपने यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक अगर आपके अभी तक सही होते जा रहे हैं वहाँ पे, और लास्ट में इतना स्कोर आपने कर लिया वहाँ पे, तो तैयारी आपको सही चल रही। बस आप ये ध्यान रखना है कि इनके आंसर हम दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान की। यहाँ से हमारे बायोलॉजी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित होती है, विकासी जीव विज्ञान या मानव शास्त्र, आनुवांशिकी या जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका आनुवांशिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम याद कर लेना, ग्रेगर जॉन मेंडल का। किसका नाम पता होना चाहिए, ग्रेगर मेंडल का नाम पता वहां पे होना चाहिए। इन्हें क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आया आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाएगा, ग्रेगर मेंडल का नाम पता होना चाहिए, जिन्होंने मटर के जो पौधा था उस पर इन्होंने प्रयोग वहां पे किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो वहां पे थे, इन्होंने कौन से पौधे का यूज वहां पे किया था, मटर का पौधे का यूज वहां पे किया था। अगला क्वेश्चन आता है सब्जियां, फल और फूलों को जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाएगा, सेरिकल्चर कहोगे, पीसी कल्चर कहोगे, एपीकल्चर कहोगे या हार्टिकल्चर कहोगे। तो आप क्या कहोगे, सीधा सीधा राइट आंसर हम कहेंगे हार्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक सेरिकल्चर होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके रेशम के कीट होते हैं उनका अध्ययन कहाँ पे होता है, सेरिकल्चर में होता है। और पीसी कल्चर में क्या होता है, जो आपके मछली पालन होता है, इसका अध्ययन किसमें होता है, आपका पीसी कल्चर में हो जाता है। एपी कल्चर में क्या होता है, जैसे मधुमक्खियों का जो पालन होता है, ये किसमें आता है, आपका एपी कल्चर में। और हार्टिकल्चर आपने इसका आंसर वहां पे देख लिया। तो ये तीनों भी याद कर लेना, आपसे कोई भी चीज वहां पूछी जा सकती है, हर चीज आपका इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है। अब ये बताओ मार्कोलॉजी क्या है, वहां पे मार्कोलॉजी क्या होता है, कीड़ों का अध्ययन है, मानव विकास का अध्ययन है, जीव की आकृति उसकी संरचना का अध्ययन है, या जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन वहां पे हो जाता है। पूछा गया है मार्कोलॉजी बताइए, मार्कोलॉजी क्या वहां पे हो जाता है। तो मार्कोलॉजी क्या बताओगे, मार्कोलॉजी दोस्तों होता है ये जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भर का अध्ययन हो, ये होगा जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन यहाँ पे हो जाता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे एक दिया गया कीड़ों का अध्ययन क्या होता है, तो कीड़ों का अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप सीधा कहोगे एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी यहाँ पे कीड़ों का अध्ययन वहां पे हो जाएगा। अब एक आपको जो दिया गया मानव विकास का अध्ययन यहाँ पे दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा बताओगे आप एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हो जाती है, यहाँ दोनों के दोनों पेपर क्वेश्चन आगे पूछे गए, तो दोनों चीजें आप अच्छे से वहां पे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण बताइए कौन सा यहाँ पे हो जाता है, मांसपेशी बताओगे, कोशिका बताओगे, हड्डी बताओगे या रेशा बताओगे, किसका नाम आप बताओगे। अगर पेपर में आपके क्वेश्चन ये पूछा गया किसका नाम बताओगे, क्या पूछा जा रहा है, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, हम बताएंगे किसका नाम, हड्डी का नाम बताएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताओगे, हड्डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो संयोजी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक आखिर होते क्या है, यहाँ पे ये होते शरीर में विभिन्न भागों को जोड़ने या सहारा देने और सुरक्षा प्रदान करने का ये कार्य वहां पे करते, कौन करता है, संयोजी ऊतक। अब देखो हड्डी क्या हो जाती है, हड्डी एक कठोर संयोजी ऊतक होती है जिसमें आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस खनिज आपके पाए जाते हैं। देखो जो आपके संयोजी ऊतक प्रकार देखो कैसे होते हैं, जैसे एक आपका हो गया, जैसे रक्त का पूछ ले, रक्त क्या होता है, संयोजी ऊतक हमारा हो जाता है। या फिर आपका जैसे हड्डी हो गया, ये भी आपका संयोजी ऊतक में आता है। या फिर आपका जैसे उपास्थि हो गया, कोई भी नाम आपसे वहां पे दे सकता है। या फिर जैसे आपका टेंडन हो गया, क्या हो गया, टेंडन हो गया। या फिर जैसे आपका लिगामेंट हो गया,
लिगामेंट हो गया, ये सारे क्या होते हैं संयोजी ऊतक में आते हैं। कोई भी नाम आपका वहां पे दिया जा सकता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपका ये हड्डी वाला हो गया, रक्त वाला है, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि सीधा सीधा आएगा निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक कौन सा, वहां पे रक्त हो चाहे हड्डी हो, कोई नाम दिया गया उस पर आपको टिक करके वहां पे आ जाना है। अगला क्वेश्चन आया कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था हड्डियों में कौन से ऊतक वहां पाए जाते हैं, सीधा नाम बताना, संयोजी ऊतक का नाम बताना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। अब देखो यहाँ पे एक चीज दी जा रही है, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होते हैं, ये पौधों में पाया जाता है, जैसे आपका जाइलम हो गया, आपका फ्लोएम हो गया, ये क्या होते हैं स्थायी ऊतक। तो जैसे आपका जाइलम फ्लोएम ये किसमें होते हैं, पौधे में होते हैं, ये आपके स्थायी ऊतक होगा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा स्थायी ऊतक किसमें पाया जाता है, तो आप बताओगे आपका ये पौधों में होता है। इसके बाद एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक यहाँ पे दिया जाएगा जा रहा है आपका अधिचर्मिक, ये क्या होता है, यानी एपिडर्मिक जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ये त्वचा, ये पौधों की बाहरी जो परत होती है ना, उसको ये सुरक्षा वहां प्रदान करता है, उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा, एपिडर्मिक या अधिचर्मिक, कोई भी नाम आपको वहां पे दिया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन डी से याद करना। अगर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा, अगर हड्डियों की बात हो रही कि जो विटामिन डी है अगर इसकी कमी हमारे शरीर में वहां पे हो जाए तो इसमें क्या होता है, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती है। और रोग कौन सा होता है, आप बताओगे रिकेट्स नामक, कौन सा रोग होता है, आप कहोगे रिकेट्स नामक रोग वहां पे होता है। सीधा याद करना है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स। यानी हड्डियां क्या होती है, टेढ़ी वहां पे हो जाती है, क्या हड्डियां टेढ़ी हो जाती है या हड्डियां कमजोर वहां पे हो जाती है, तो क्या बताएंगे, रिकेट्स नामक रोग वहां पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ जो आपकी हड्डियों की अगर बात यहाँ पे हो रही है, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ये बता जो आपके वयस्क मनुष्य हैं, यानी जो बड़े मनुष्य हैं, उनमें हड्डियों की संख्या क्या वहां पे होती है, या फिर एक ये बताओ जो आपका नवजात शिशु होता है वहां पे, उसमें हड्डियों की संख्या वहां पे कितनी होती है। तो वयस्कों में अगर पूछा जाता हम बताते 206 हड्डियां होती हैं, और नवजात शिशुओं को पूछा जाए 270, आपको नाम यहाँ पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक ये याद कर लेना यहाँ पे कि इसमें जो आपकी हड्डी की जो मरम्मत होती है, फ्रैक्चर कभी हमें वहां पे हो जाता है, उसमें आपको ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा वहां पे होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो किसी चोट लगी, हड्डी टूट गई, कोई फ्रैक्चर वहां पे हो गया, अब उसकी मरम्मत, उसे ठीक करना है, कैसे हम लोग करेंगे, तो क्या बताओगे, ऑस्टियोब्लास्ट। ये वर्ड याद करना है, पेपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी विधि से इसकी मरम्मत होती है, ऑस्टियोब्लास्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं वहां पे, ये तो याद ही कर लेना। ये ज्यादा बच्चे वहां कंफ्यूज होते हैं, नवजात में वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी वहां पे होती है। बाद में क्या होता है, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ वहां पे जाते हैं, चिपक जाती है साथ में, बाद हड्डियों की संख्या 206 वहां पे आपकी हो जाती है। और हड्डियों में क्या किसकी बनी होती है, मेन आपका जो कैल्शियम का भंडार वहां पे होता है, जो कि आपके मांसपेशियों के संकुचन में मदद वहां पे करती है। ठीक है, तो ये चीज याद करना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। प्रोटीन का विखंडन कौन करेगा, लाइपेज करेगा, एमाइलेज करेगा, टाइलिन करेगा या पेप्सिन करेगा, किसका नाम बताओगे यहाँ पे, सीधा सीधा आपको बताना है पेप्सिन का नाम, किसका, पेप्सिन का नाम, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो पेप्सिन क्या होता है, ये पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में आपका तोड़ता है, जो कि आपका प्रोटीज एंजाइम आपका वहां पे बनाता है। अब देखो लाइपेज क्या है, लाइपेज एक वर्ड यहाँ पे दिया जाता है, लाइपेज क्या होता है, ये वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में विखंडित वहां पे करता है। अब इसके बाद आपका एक एमाइलेज यहाँ पे दिया, ये क्या होता है, ये स्टार्च को शर्करा में बदलता है। जैसे आपका जो लार में पाए, लार में क्या होता है हमारे, एमाइलेज तो वहां पे होता है, तो इसका काम हो जाता है। एक आपका यहाँ पे टाइलिन आपका दिया जा रहा है, ये लार का एमाइलेज है जो मुंह में कार्बोहाइड्रेट पाचन शुरू वहां पे आपका करता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो आपका पेप्सिन है, इसका जो आपका अम्लीय माध्यम है, इसका ये पूछा था पीएच मान बताओ कितना वहां पे होता है। तो पीएच मान क्या बताओगे, 1.5 से लेके 2.5, ये इसका पीएच मान वहां पे आपका हो जाता है, जो कि आपका किसके द्वारा प्रदान होता है, आपका एचसीएल के द्वारा आपका ये प्रदान वहां पे किया जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बताओ जो पेप्सिन है, पेप्सिन की खोज किसने वहां पे की थी, तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, थियोडोर, थियोडोर श्वान, थियोडोर श्वान, ये वैज्ञानिक का नाम वहां पे हो जाता है, श्वान हो जाएगा, जिन्होंने पेप्सिन की खोज वहां पे की थी। तो ये सारी चीजें आप पता कर लेना, याद कर लीजिएगा। अब ये बताओ किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता वहां पे होती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर याद कर लो, किसकी हो जाएगी, पेप्सिन हो जाएगी।
ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाता है। और पेप्सिन के बारे में मैंने कई सारी चीजें अभी आपको वहां पे क्लियर करी दी हैं वहां पे। अब बताओ आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मनुष्य का पूछा गया है। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर लगभग सभी को पता ही वहां पे होगा। तो सीधा सीधा हम क्या बताएंगे? होमो सैपियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक आपका होमो हैबिलियस यहाँ पे दिया है, ये क्या हो जाता है? ये 2.3 मिलियन वर्ष पुराना औजार बनाने वाला पहला होमिनिड यहाँ पे हो जाता है। एक आपका यहाँ पे नाम दिएगा होमो इरेक्टस यहाँ दिया जा रहा है। ये सीधा खड़े होने वाला जो अफ्रीका से बाहर निकला था, यानी कि 1.8 मिलियन वर्ष पहले आपके ये वहां पे आए थे। लेकिन हमसे आधुनिक का पूछा गया तो क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस हो जाएगा। और ज्यादातर ये आधुनिक वाला ही आपसे पूछा जाता है, होमो सैपियंस का नाम ही आपको वहां पता होना चाहिए। ऑप्शन सी सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। लैमार्क, डार्विन या वालेस या मिंडल? तो किसका नाम बताओगे आंसर में? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा हम क्या बताएंगे? डार्विन का नाम बताएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या बताएंगे? डार्विन का नाम यहाँ पे हो जाएगा। देखो डार्विन की एक पुस्तक बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछी जाती है, किसकी? डार्विन की। तो इनकी पुस्तक याद कर लेना, पुस्तक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से बताइए डार्विन की पुस्तक कौन सी है? ये आता है, पुस्तक का नाम दे देगा और ये पूछेगा कौन से राइटर के द्वारा, किसके द्वारा ये वहां पे लिखी गई है। तो पुस्तक का नाम यहाँ पे लिख लेना, क्या हो जाएगा आपका? ओरिजिन ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एस्पेसीज, ये इनकी पुस्तक हो जाती है। जो पेपर बहुत बार क्वेश्चन आपकी पूछी गई है। अब ये कब इन्होंने लिखी थी? यह लिखी थी 1859 ईस्वी में यहाँ पे लिखी थी। कब? 1859 ईस्वी में, जिसमें इन्होंने जीवाश्म रिकॉर्ड और तुलना का आपका जो एनाटॉमी थे उनके बारे में वहां पे बताया था। तो बस पुस्तक का नाम याद कर लेना कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? आप बताओगे डार्विन के द्वारा ये पुस्तक वहां पे लिखी गई थी। अब ये बताओ, मेढक में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े वहां पे होते हैं, लेकिन वे अपने से भी श्वास ले सकते हैं। यानी वो कहाँ से और सांस ले सकते हैं? बताओ, श्वास प्रणाल हो गया, श्वास रंध्रों से, क्लोम से, या आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा से? तो क्या बताओगे आंसर? हमें पता भाई त्वचा से भी तो सांस लेते हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। जो यहाँ एक आपका दिया जा रहा है श्वास रंध्रों, स्पाइरल से यहाँ पे दिया जा रहा है, इसमें क्या होता है? ये आपके कीड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? कीड़ों में, कीड़े में आपके ये वहां पे पाए जाते हैं। और क्लोम को तो आपको पता ही होगा, जैसे मछलियां हो गए, टैडपोल हो गए, ये कहाँ सांस लेते हैं? ये अपने गलफड़े गिल से या क्लोम से ही सांस वहां पे लेते हैं। तो हम क्या बताएंगे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है? 3 कोष्ठी हृदय बताइए किसमें होता है? मछली में, पक्षी में, मेढक में या मनुष्य में? तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, मेढक का नाम आप यहाँ पे याद कर लेना। मेढक में क्या होता है? 3 कोष्ठी आपके हृदय वहां पाए जाते हैं। देखो याद करने यहाँ पे, जैसे मछली का अगर आपसे कभी पूछा गया, मछली में आप बताओगे 2 याद कर लेना। अगर आपसे उभयचर का पूछा गया, किसका? उभयचर का पूछा गया, आप याद करोगे 3। या फिर अगर आपसे कभी पूछा गया पक्षी का पूछ ले, या फिर आपको जो स्तनधारी हो गए, स्तनधारी आपके यहाँ पे हो गए, इनमें आप क्या बताओगे? 4 यहाँ पे आप, ये सारी चीज याद करना। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा डाउट वहां पे आता है, ये अच्छे से वहां पे याद कर लेना। ये सीधा सीधा आपका आता है, देखो ये जैसे जो सरीसृप होते हैं, हमें पता है जो आपके सरीसृप होते हैं उनमें क्या होता है? 3 कोष्ठी हृदय होता है। लेकिन जो आपका क्रोकोडाइल होता है, ये क्वेश्चन आएगा, क्रोकोडाइल जो होता है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि क्रोकोडाइल में बताओ जो उनका चैम्बर होता है, कोष्ठी होता है, कितने कोष्ठी हृदय वहां पे होता है? तो इसमें आप बताओगे कितने? 4। अब इसके अलावा जितने भी आपके सरीसृप में वहां पे आते हैं सब में कितने? 3 कोष्ठी होता है। केवल आपका जो क्रोकोडाइल होता है इसमें क्या बताओगे आप? 4 यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, होमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन का नाम बताओ। ये जो आपका नाम यहाँ पे होमोग्लोबिन यहाँ पे दिया गया है, इसमें कौन सी प्रोटीन आपकी वहां पाई जाती है? बताओ। एल्बुमिन हो जाएगा, ग्लोबिन हो जाएगा,
या आपका ग्लोब्यूलिन हुआ, या आपका हीम हो गया। तो यहाँ पे क्या बताओगे, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो हम बताएंगे ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन आपकी यहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाए। क्या बताओगे? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। दो यहाँ से बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ये कहाँ पे पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा, आप कहोगे आरबीसी में आपका पाया जाता है। और इसका मेन काम क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का जो परिवहन करना इसका मेन काम हो जाता है। क्या कहोगे? ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका काम होता है? इसी हीमोग्लोबिन का वहां पे हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे शरीर में कभी हीमोग्लोबिन की कमी वहां पे हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से आप सीधा सीधा बताओगे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? जैसे हम लोग नहीं कहते भाई हमारे मतलब खून की कमी हो गई, तो ये कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग भी वहां पे आपका हो जाता है। ये दोनों याद करना कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में वहां पाया जाता है। अब इसका मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, मेन इसका काम वहां पे हीमोग्लोबिन हो जाता है। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हमारे यहाँ हो गई तो क्या दिक्कत आती है? एनीमिया यानी खून की कमी वहां पे हो जाती है। ये कुछ चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बताओ रक्त में सफेद रक्त कण क्या कहलाता है? जो आपकी WBC है इसके बारे में बात हो रही है। किसकी? WBC के बारे में यहाँ बात आपकी की जा रही है। रक्त में सफेद रक्त कण जो होते हैं WBC होती है, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो ये क्या होता है? हमें शरीर में जो संक्रमण से बचाता है। ऑप्शन सी, यानी कि हम जल्दी बीमार वहां पे नहीं पड़ते। जैसे कोई हमें मान लो कोई दिक्कत होती, कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है या कोई दिक्कत होती, तो WBC क्या करता है? उसे वहां पे नष्ट कर देते हैं। हमें क्या करता है? स्वस्थ रखने में काफी ज्यादा हेल्प वहां पे करते हैं। ये मान किसका काम होता है? WBC का ही वहां पे काम होता है। और जो आपके WBC होते हैं ये भी कई प्रकार के वहां पे आपके होते हैं। जैसे अगर हम WBC के प्रकार की बात करें, जैसे आपका एक न्यूट्रोफिल हो गया, या लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, एक आपका इओसिनोफिल होता है या बैसोफिल होता है। ये क्या होता है? WBC के प्रकार वहां पे, और सभी का जो काम होता है अलग अलग ही काम वहां पे सभी का आपका होता है। अगर यहाँ पे WBC की संख्या की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो क्या बताओगे? 4000 से लेके 11000 प्रति प्रति माइक्रोलीटर, प्रति माइक्रोलीटर, ये इनकी क्या हो जाती है? संख्या वहां पे आपकी हो जाती है। एक दोस्तों यहाँ पे आपका लिम्फोसाइट टी, एक याद करना यहाँ पे, क्या? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट आपका टी हो गया, और एक याद रखना इसी में, और बी जो सेल आपके होते हैं ये विभाजित वहां पे होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार वहां पे आपके होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर WBC कमी यहाँ पे हो जाए, WBC कमी वहां पे हो जाता है तो क्या होता है? तो इससे कमी से आपका हो जाएगा, सीधा लिखेगा यहाँ पे, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया होता है। ल्यूकोपेनिया यहाँ पे होता है, जो संक्रमण का खतरा क्या करता है? ये आपका बढ़ाव वहां पे देता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया WBC का निर्माण कहाँ पे होता है, निर्माण कहाँ पे होगा, आप सीधा क्या कहोगे? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण वहां पे होता है। कि कोई भी चीज पूछ ले कि जो आपका WBC होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में किसी न किसी पेपर में आपके अक्सर पूछे गए थे। अब बताओ रैन वियर के नोट्स सुरक्षा रिक्त स्थान होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं? बताओ, माइलीकृत आपका हो जाएगा, एक्सोन हो जाएगा, ऑस्टियोब्लाइट्स हो जाएगा, ग्रंथि कोशिकाओं में हो जाएगा, या वह कोंड्रोब्लास्ट्स में हो जाएगा। तो कहाँ पे आपके पाए जाएंगे? सीधा सीधा याद कर लेना, क्या? मायोलीकृत जो आपका एक्सोन होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस सीधा सीधा नाम याद कर लेना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो यही क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। इसके अलावा इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। सीधा ये कहाँ पाए जाते हैं, सीधा ये नाम आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। ये नाम अच्छे से वहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब ये बताओ, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? यानी विचार, यानी जो हमारे विचार आते हैं कहाँ पे ये संग्रह, कहाँ पे एकत्रित होते हैं? अनुमस्तिष्क है, सेरिबेलम है, मध्य मस्तिष्क है, या अग्र मस्तिष्क है?
कौन सा मस्तिष्क हो जाएगा, कौन सा हिस्सा हो जाएगा, आप कहोगे ये होता है हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि ये मान चलो जो आपका अग्र मस्तिष्क होता है, जैसे स्मृति हो गई, जो हमारी याददाश्त होती है, स्मृति हो गया, या फिर जो आपका निर्णय वहां पे लेते हैं, भाई कोई डिसीजन हमने लिया, निर्णय हो गया, या फिर ये सारा किसमें होता है, ये सारे के सारे आपके इसी में आ जाएंगे, किसमें, अग्र मस्तिष्क के में ही आपके आ जाते हैं। देखो एक यहाँ पे अनुमस्तिष्क दिया गया, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान कर जैसे हमारे जीवन रक्षा कार्य हो गए, जैसे हम श्वास लेते हैं भाई, सांस क्या आप ले सकते भाई, मतलब कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कंट्रोल कर सकते हो। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा कि जो हम जीवन रक्षा जो हमारे कार्य होते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये कौन कंट्रोल वहां पे कर रहे हो, ऑटोमेटिक वहां पे चल रहा है, तो ये हमारा अनुमस्तिष्क ही वहां पे कंट्रोल करता है। और जो सेरिबेलम यहाँ पे दिया गया है, ये क्या होता है, संतुलन हो गया, समन्वय का काम यहाँ पे करता है। तो क्या बताओगे, जैसे सेरिबेलम हो गया। अब इसके बाद एक आपका मध्य मस्तिष्क यहाँ पे दिया गया, ये क्या होता है, जैसे दृष्टि और जैसे हम कुछ चीजें देख रहे हैं वहां पे, या हम कोई चीजें वहां सुन रहे हैं, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आपका मध्य मस्तिष्क कर रहा है। लेकिन हमसे पूछा गया है विचारों का संग्रह, ये कौन करेगा, आप कहोगे अग्र मस्तिष्क वहां पे आपका करता है। देखो मस्तिष्क के भी कई सारे क्वेश्चन और आते हैं, जैसे ये पूछा जा सकता है जो हमारा मस्तिष्क है, इसका भार बताओ कितना हो जाएगा, तो 1.4 kg आपका हो जाएगा, ये चीज वहां पे याद कर लेना। और जो आपका अग्र मस्तिष्क का कम से कम ये 80% भाग अग्र मस्तिष्क ही वहां पे आपका ये घेर वहां पे लेता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एक जो मस्तिष्क रोग होता है वो होता है आपका अल्जाइमर। अल्जाइमर, अगर किसी को अल्जाइमर रोग हो जाता है, वहां पे क्या दिक्कत आती है, जो हमारी स्मृति होती है, यानी जो हमारी याददाश्त होती है, हम चीज़ जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं। तो वो कौन सा रोग होता है, वो आपका अल्जाइमर रोग वहां पे आपका हो जाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे जो मस्तिष्क में न्यूरॉनों की संख्या कितनी वहां पे होती है, तो अगर न्यूरॉनों की संख्या आपसे पूछ लिए जाए, ये बताओ हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की संख्या, न्यूरॉन्स की बताओ संख्या लगभग कितनी वहां पे होती है, तो हम कहेंगे लगभग 86 बिलियन। कितनी संख्या होती है, आप कहोगे 86 बिलियन। 86 बिलियन क्या हो जाएगी, इनकी संख्या वहां पे आपकी हो जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, भार हमसे पूछा गया है। और इसमें जो आपका अल्जाइमर रोग होता है, जो मस्तिष्क का एक रोग होता है, इसमें क्या दिक्कतें वहां पे आती हैं, और इसमें न्यूरॉन्स कितने आपके होते हैं, एक चीज ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। और जो मस्तिष्क जितने आपके पार्ट हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, उनके काम क्या वहां पे होते हैं वो मैंने बता रखे हैं, वो चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए। अब यही तक दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब ये काउंट करके बताना है कितना स्कोर आपका यहाँ पे हुआ है। अगर 35 आपका स्कोर वहां पे हो गया तो आपकी तैयारी सही वहां पे चल रही। अब इसके साथ जो मैंने नोट्स आपके बना रखे हैं, एक बार नोट्स तैयार करिएगा। अगर आप ये कंप्लीट नोट्स वहां पे तैयार कर ले, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो सारे नोट्स आपके न्यू पैटर्न बेस ही वहां बनाएंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बस साथ में आप यहाँ पे तैयारी करते चलना। और जो मैंने यहाँ पे 100 सेट आपको बता रखे, ये लगभग 5000 क्वेश्चन में यहाँ पे कराने वाला हूँ। अगर सारे क्वेश्चन आप तैयार करते हो और आप जब भी पेपर बैठोगे, पेपर क्वेश्चन बिल्कुल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों किसी बच्चे कोई वहाँ पे डाउट भी वहाँ पे होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भी आपका डाउट होगा वो मैं बिल्कुल आपका क्लियर वहाँ पे कराऊंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।